हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को। मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो बेसिकली न्यूटन के 3 लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों लॉज को देखते हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल टेबल पर पड़ी हुई है तो वो वहीं पर पड़ी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए। वहीं पर अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोका ना जाए। अब हम देख लेते हैं कि इस लॉ का मतलब ये जो लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो जब हम किसी भी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे रनिंग की स्टार्टिंग, जेवलिन थ्रो की स्टार्टिंग, तो वहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये स्टेट करता है कि चेंज इन मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। दोस्तों, चेंज इन मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस डेफिनेशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के, और सेकंड है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहला कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स प्रोड्यूसिंग इट के। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी वुडन बॉक्स पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और वहीं पर अगर हम उस वुडन बॉक्स में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उतना ही उसका एक्सेलरेशन होता है। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कम एक्सेलरेशन होगा, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। वहीं इसका सेकंड केस है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक 1 kg का वुडन ब्लॉक है और एक 10 kg का वुडन ब्लॉक है, और दोनों में हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो 1 kg का ब्लॉक होगा उसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, वहीं पर जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के मास में डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, इस लॉ का एप्लीकेशन जेवलिन थ्रो में है। जेवलिन को ज्यादा फोर्स से फेंका जाए तो उसको ज्यादा डिस्टेंस और एक्सेलरेशन मिलता है, वहीं पर अगर उसको कम फोर्स से फेंका जाए तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है, और अगर जेवलिन का वेट ज्यादा होगा तो भी वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दीवार पर एक पंच मारते हैं तो दीवार से भी आपको उसी फोर्स का एक रिएक्शन मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, इस लॉ का एप्लीकेशन स्विमिंग में है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं, वहीं पर वाटर आपको फॉरवर्ड पुश देता है, जिसके कारण आप स्विमिंग कर पाते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तब आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश देते हैं, मतलब आप पीछे की तरफ पुश करते हैं, वहीं पर ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश देता है, जिससे आप आगे की तरफ दौड़ पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात आती है कि लीवर होता क्या है। तो दोस्तों, लीवर एक रिजिड बार होता है, मतलब एक सख्त बार होता है। फंक्शन क्या होता है लीवर का। तो दोस्तों, मूवमेंट एनालाइज इज द फंक्शन ऑफ लीवर। मूवमेंट को बताने में हेल्प करता है कि कौन सा मूवमेंट किस लीवर से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। तो दोस्तों, लीवर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर।
उसके बाद दोस्तों हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए लीवर्स को और उनके टाइप्स को समझने के लिए। सबसे पहला है फलक्रम। तो दोस्तों फलक्रम को हम एक्सिस भी बोलते हैं। सेकंड है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को दोस्तों हम लोड भी बोलते हैं। और थर्ड है एफर्ट, एफर्ट को हम फोर्स भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ लीवर्स को। सबसे पहला है फर्स्ट क्लास लीवर। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास लीवर में जो फलक्रम होता है वो मिडल में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में भी। और फलक्रम को हम एक्सिस भी बोलते हैं, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था। फर्स्ट क्लास लीवर को समझने के लिए इसका एक एग्जांपल है ट्राइसेप्स कॉजिंग एक्सटेंशन एट द एल्बो। जब आप जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्राइसेप्स को बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। उसी तरह एक एक्सरसाइज है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं एल्बो एक्सटेंशन ओवरहेड। ये ट्राइसेप्स मसल को बिल्डअप करती है। तो जो ट्राइसेप्स मसल है, यहाँ से जो है आपका एफर्ट जा रहा है, और जो आपका एल्बो जॉइंट है ये हो गया आपका फलक्रम, और आपका जो आर्म है पूरा, इस हाथ में डंबल रहता है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में जो लोड है वो मिडल में होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लोड है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। तो यही होता है हमारा सेकंड क्लास लीवर। इसका एग्जाम्पल है जब हम प्लैंटर फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं। प्लैंटर फ्लेक्शन मूवमेंट क्या होता है? तो जब हम अपने पंजों पर खड़े होते हैं उसे हम कहते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन मूवमेंट। तो जब हम ये चीज करते हैं, इस मूवमेंट को करते हैं, उस समय पर हम अपने टो पर खड़े हो जाते हैं। तो आपका जो टो है वो होगा एक्सिस, और जो आपका एंकल का जॉइंट है वो हो गया आपका रेजिस्टेंस, और जो आपका काफ मसल्स है वो हो गया आपका एफर्ट। तो इस तरह जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर फलक्रम हो गया टो, एफर्ट हो गया गैस्ट्रोसिनियस जिसको हम काफ मसल्स भी बोलते हैं, और लोड हो गया आपका एंकल जॉइंट। तो ये होता है पूरा सेकंड क्लास लीवर। लास्ट है हमारा थर्ड क्लास लीवर। ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लीवर माना जाता है। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट मिडल में होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो एफर्ट होता है वो लोड और फलक्रम के बीच में होता है, जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल बाइसेप कॉजिंग फ्लेक्शन एट द एल्बो। जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं, जिम में जाते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, बाइसेप कर्ल, डंबल कर्ल, सिंपल कर्ल, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप को डेवलप करने के लिए, तो हमेशा थर्ड क्लास लीवर ही लगता है। एफर्ट जो है वो बाइसेप्स पर होता है, फलक्रम एल्बो जॉइंट पर, और लोड जो है जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं वो आपका आर्म, वेट या फिर जो भी आपने डंबल कैरी किया हुआ है उस पर होता है। तो ये होता है हमारा थर्ड क्लास लीवर। आई होप आपको तीनों टाइप्स के लीवर समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि लीवर्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में किस तरीके से यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर का यूज जो है हम डे टू डे लाइफ में करते हैं सीजर के रूप में, सीसॉ के रूप में। नेक्स्ट सेकंड क्लास लीवर, तो नट क्रैकर, व्हील बैरो, ये इसके एग्जांपल हो गए जिसको हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में। थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल हो गए फिशिंग रॉड, स्टेपलर, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो लीवर्स का स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एग्जांपल है क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट बैट जो है वो सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट बैट आपने देखा है उसमें जो टॉप होता है, जो हैंडल होता है, उसमें होता है हमारा फलक्रम, बैट की पूरी बॉडी होती है, उस पे होता है हमारा लोड। उसके बाद दोस्तों जब हम बैट को पकड़ते हैं अपने हैंड से, उस समय पर हमारे नेक से लेकर जब हम उस हैंडल को पकड़ते हैं, हैंडल तक फोर्स होता है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है सेकंड क्लास लीवर का। सेकंड हमारा किकिंग। तो किकिंग जो है वो थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम अपने लोअर लिम्ब से किक करते हैं उस समय पर जो फलक्रम होता है वो हमारे नी जॉइंट पे होता है, फोर्स जो होता है वो हमारे क्वाड्राइसेप्स अटैचमेंट पर होता है, और जो हमारा लोड होता है वो हमारे फुट पर होता है। इसका एक और एग्जांपल है जंपिंग, प्लैंटर फ्लेक्शन। लोड जो है इसमें वो टो पे होता है, फलक्रम जो है वो हमारे हील पे होता है, और जो फोर्स है वो हमारे वेट पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम को समझ लेने से पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जो आपको इमेज दिख रही है सामने, इसको आप देखते रहिए, और मान लीजिए हम इन छोटे छोटे स्टोन्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन छोटे छोटे स्टोन्स को अगर हमें बैलेंस करना है तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, हमें उन्हें काउंटर करके और इन्हें एक स्टेबल पोजीशन में बना के रखना पड़ेगा। अगर हम इसे एक स्टेबल पोजीशन में नहीं बना पा रहे हैं
ये स्टोन्स बार बार गिर जा रहे हैं, इसका मतलब है एक तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा है और दूसरी तरफ से फोर्स कम लग रहा है, जिसकी वजह से ये स्टोन्स बार बार गिर जा रहे हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरफ से कितना फोर्स लगाना है, तब ये एक स्टेबल पोजीशन के अंदर आ पाएंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक पोजीशन है जहां पे कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी को अचीव कर पाती है, सभी अपोजिट फोर्सेस को कैंसिल करके। तो यही होता है दोस्तों इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। ये एक ऐसा स्टेट है हमारी बॉडी का जहां पर हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन में है, और उस पोजीशन के अंदर अगर हम अपना बैलेंस बना के रख पा रहे हैं तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम एक पैर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम एक पैर पर खड़े हो जाएंगे तो पहले तो हम थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे और हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और जब हम एक स्टेबल पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर हमारी बॉडी मूव नहीं होगी, तो इसका मतलब हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है, और इसी को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सेकेंड है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब हमारी बॉडी मूवमेंट में होती है, मतलब जब हम कोई एक्टिविटी करते करते बैलेंस बना के रखते हैं, तो उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी मेले में ऐसे हमें कुछ लोग दिखते हैं जो कि कलाकार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ हाइट पर रस्सी को बांध देते हैं दो पोल्स पे, और वहां पर एक छोटी बच्ची या कोई छोटा सा लड़का बैलेंस बना के चलते चलते उस रोप के स्टार्टिंग से एंड तक जाता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों उस पर्सन की जो बॉडी है वो मूवमेंट में है, लेकिन उसने साथ साथ में बैलेंस भी बना के रख रखा है। तो इसी को दोस्तों हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारी बॉडी का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जहां पर हमारी बॉडी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वहां पर जो ग्रेविटी है वो एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एथलीट है तो उस एथलीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बॉडी के बिल्कुल मिडल में होगा, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्पोर्ट्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी ज्यादा लोअर होगी, उतनी ज्यादा जो भी पर्सन स्पोर्ट्स खेल रहा है उसका बैलेंस और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है तो वो पर्सन अपना डायरेक्शन बहुत ही जल्दी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं स्प्रिंट। तो दोस्तों स्प्रिंट के अंदर जितने भी लोग स्प्रिंट की स्टार्टिंग करने जाते हैं, तो वहां पर दोस्तों वो लोग अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। उनकी पोजीशन जो होती है वो लोअर होती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो लोग अपना पोजीशन लोअर इसलिए रखते हैं ताकि दोस्तों उन्हें जैसे ही विसल की आवाज सुनाई दे, वो लोग दोस्तों जल्दी से जल्दी दौड़ना स्टार्ट कर पाए। रेसलिंग में भी रेसलर्स को कोई गिरा ना पाए, इसके लिए वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रखते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, झुक के लड़ते हैं, ताकि दोस्तों वो अपने अपोनेंट को जल्दी से ग्रैब कर पाए, उनको पटकी दे पाए। और दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्रिकेट में भी रोल होता है। तो दोस्तों क्रिकेट में आपने देखा होगा जो विकेट कीपर होते हैं वो हमेशा दोस्तों अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर रखते हैं। वो दोस्तों हमेशा विकेट के पीछे थोड़ा झुक के बैठ के खड़े होते हैं स्पिनर्स के टाइम पर, जब स्पिनर्स बॉल कराने आते हैं। और वो लोग दोस्तों झुक के इसलिए बैठे रहते हैं ताकि दोस्तों कोई भी अगर बैट्समैन है और अगर उसके बैट से एज लगाए, तो जो थिन एजेस होते हैं उनको वो जल्दी से पकड़ पाए। अगर रनआउट का चांस बन रहा है तो जल्दी से रनआउट कर पाए। क्विक मूवमेंट के लिए दोस्तों वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर लेते हैं। और ऐसा ही दोस्तों क्रिकेट में ही जो स्लीपर्स होते हैं, जब पेसर बॉल कराने आते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा क्रिकेट में भी, तो जो स्लीपर्स होते हैं वो पीछे लगते हैं विकेट कीपर के ठीक बगल में, और वो लोग भी दोस्तों विकेट कीपर की तरह झुक के थोड़ा सा खड़े रहते हैं ताकि अगर कोई एज लगे बैट से तो वो फटाफट से पकड़ पाए उन्हें। तो इसी तरह के स्पोर्ट्स में दोस्तों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका रोल है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन भी बेसिकली एक फोर्स ही होता है जो कि दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो ये फोर्स उस मोशन को अपोज करता है। दोस्तों बेसिकली तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कि दो बॉडीज के बीच में लगता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है और एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर से मूव करने की कोशिश करती है। बस यहाँ पर यह होता है कि जो बॉडी है वो एक्चुअली में मूव नहीं कर रही होती है। सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी जस्ट मूव करने ही वाली होती है। और लास्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि दो बॉडीज के बीच में एक्ट करता है जब बॉडीज मोशन में होती है। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स।
तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक एक्यूट एंगल पर थ्रो किया जाता है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दोस्तों प्रोजेक्टाइल पर बेसिकली दो तरह के फोर्स एक्ट करते हैं, एक तो होता है एयर रेजिस्टेंस और एक और होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल बनाता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं और ये एक पैराबोलिक पाथ होता है। फिजिकल एजुकेशन में प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है किसी भी बॉल को थ्रो करना या फिर जेवलिन को थ्रो करना। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री अफेक्ट होती है। तो पहला है इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर पाएगा और अगर इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है स्लिंग शॉट, जिसको हम हिंदी में गुलेल कहते हैं। आपने भी दोस्तों बचपन में इससे खेला होगा। इसमें हम छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों स्लिंग शॉट में मतलब गुलेल में जब आप पत्थरों को लगाकर उसकी रबड़ को ज़्यादा पीछे खींचते हैं तो उस पत्थर को ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी मिलता है और वो पत्थर ज़्यादा रेंज को कवर कर पाता है, मतलब वो ज़्यादा दूर तक जाता है। वहीं पर दोस्तों आप अगर पत्थर को लगाकर रबड़ को थोड़ा सा कम खींचते हैं तो वो पत्थर कम डिस्टेंस तक जा पाता है, कम डिस्टेंस को कवर कर पाता है। सेकेंड पॉइंट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है रेंज पर। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है, वहीं पर अगर इसको 45 डिग्री से कम रखा जाता है तो प्रोजेक्टाइल की हाइट ज़्यादा हो जाती है और जो रेंज है या जो डिस्टेंस वो कवर कर सकता है वो कम हो जाती है। थर्ड है हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्शन का भी ट्रेजेक्ट्री पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल ग्राउंड से फेंका जाए और अगर उसी ऑब्जेक्ट को उसी वेलोसिटी से एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंका जाए तो जो बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। फोर्थ है एयर रेजिस्टेंस। मतलब अगर जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो कम होगी। और लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, लेकिन जैसे ही अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है। मतलब अगर आप किसी भी पहाड़ी से एक बॉल को फेंकते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी एक ग्राउंड से फेंकी गई बॉल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।